अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 10 की डिस्कशन करेंगे जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम से था। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। नंबर 1 देखिए, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अ ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, गिवन ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा सबसे पहले कि ब्रोंस्टेड एसिड कहते किसे। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड एक ऐसा एसिड है जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। ठीक है, और बेस क्या होगा जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सके। अब यहाँ जरा देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, इट इज़ अ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है और किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कार्बोनेट आयन में। उसके बाद सेकंड वाला जो है ये क्या है, फॉर्मेट आयन। अब फॉर्मेट आयन जो है ये ऑलरेडी एक H दे चुका है। ठीक है, तो फर्दर ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, फॉर्मेट आयन। इसी तरह नेक्स्ट दोनों ऑप्शन जो हैं, ठीक है, सी और डी ऑप्शन, तो ये भी क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव इज। ठीक है, इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड बताना है। कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है, बेस का। बेस क्या करे, बेस जब एक H पॉजिटिव क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे NH4 प्लस जो है NH2 माइनस, NH2 माइनस क्या करेगा, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा NH3 में। सो NH3 जो है ये क्या होगा, इट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव। सो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज हायर देन दैट ऑफ इथानोल। फिनोल जो है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू इथानोल। तो रीज़न बतानी है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है फिनोऑक्साइड आयन इज बल्कियर देन इथोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फिनोऑक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इथोऑक्साइड आयन। उसके बाद है फिनोऑक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन है फिनोऑक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन इथोऑक्साइड आयन। अब बेसिकली क्या है कि फिनोऑक्साइड आयन जब फिनोल एक H पॉजिटिव देता है तो क्या बनता है, फिनोऑक्साइड आयन। तो फिनोऑक्साइड आयन में रेजोनेंस पाई जाती है। ठीक है, ये स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिंग में रेजोनेट करते हैं। रेजोनेंस क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका ग्रेटर है, फिनोल का एज कम्पेयर टू इथानोल। उसकी रीजन है फिनोऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस वजह से फिनोल क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। एज क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो हमने बताना है कि एसिड स्ट्रेंथ जो है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इस देखिएगा कि एसिड नॉर्मली क्या है, एसिड वो शय होगी जो कि H पॉजिटिव क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, कोई एसिड जितना आसानी से H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल और उसके बाद एसिटाइलिन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, वो एसिड के जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, वो एसिड के जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्टेबल हो, तो फिर क्या होगा, वो आसानी से H पॉजिटिव दे देगा वो एसिड। ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इसको आप सिंपली ऐसे समझें कि जब H पॉजिटिव जाएगा तो पीछे वो इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएगा। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को संभालने वाला जितना अच्छा ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, या कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो जितना क्या कर सकता है, जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, वो रेजोनेंस के जरिए हो सकता है। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से हो सकता है। तो क्या होगा, वो एसिड जो है वो एक अच्छा एसिड होगा, क्योंकि जब H पॉजिटिव जाना है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से वो कैरी कर सकता है। अब इस ऑप्शन में ज़रा देखिए, सबसे ज़्यादा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, जब ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो पीछे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा,
तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, डिलोक्राइजेशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है गिवन ऑप्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो यानी और इन कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन जो है डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक। तो गिवन ऑप्शन में जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, बोरोन हाइड्रोक्साइड जो है BOH3 थ्राइस, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड H पॉजिटिव आइंस इन वाटर, इंस्टेड इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आइन। ये H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता बल्कि OH नेगेटिव आइन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और किसके तौर पे एक्ट करता है, इट इज अ लिवस एसिड। अब यहाँ पे ज़रा याद करें कि लिवस एसिड क्या है। लिवस एसिड एक ऐसा एसिड है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह BOH3 ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं करता, डोनेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये लिवस एसिड के तौर पे एक्ट करता है और ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ठीक है। प्रोटोनिक एसिड एक ऐसा एसिड जो कि प्रोटॉन डोनेट करे। अब ये क्या करेगा, जब OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन बन जाएगा और साथ में H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, ये वाटर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स बफर सोल्यूशन, ठीक है। बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो क्या करता है, जो कि रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक है। अब बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, एसिडिक बफर है और बेसिक बफर है। एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड, ठीक है, प्लस इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा बफर है, जरा पहला ऑप्शन देखिएगा। अब पहला ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट्स साल्ट विद अ वीक बेस, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद क्या है जी, सेकंड ऑप्शन देखें तो अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, इसमें वीक एसिड है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। हमने बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो HNO2 जो है नाइट्रस एसिड, ये एक वीक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसलिए सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो डी ऑप्शन भी बफर सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी। अब पीएच हमने बतानी है और टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाटर की डिसोसिएशन इंक्रीज होती है, ठीक है। जब वाटर की डिसोसिएशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नॉर्मली जो है पीएच 25 डिग्री पर पीएच कितनी होती है वाटर की, वो होती है 7, ठीक है। तो जैसे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है। As a result, the pH of pure water at 80 degree will be slightly lower than 7, अराउंड कितनी होगी, 6.95 टू 6.97 के अराउंड होगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द pH ऑफ N/10 HCl इज। अब N जो है ये नॉर्मेलिटी है, ठीक है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, इसकी हमने क्या बताना है, इसकी pH बतानी है, ठीक। अब यहाँ पे जरा देखिएगा HCl जो है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% क्या होगा, आयोनाइज होगा, ठीक है। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ज़रा देखिएगा हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि अगर हमारे पास वन नॉर्मल सोल्यूशन हो, ठीक है, वन नॉर्मल, तो उसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, वो होती है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, ये 1 मोल होंगे। अच्छा अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास N/10 कंसंट्रेशन हो
तो इसका मतलब है H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, वो भी 1/10 ही होंगे। ठीक है, अब हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1/10। तो हम यहाँ से pH निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। अब pH का फॉर्मूला आपको याद होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन कितनी है जी, ये हमारे पास है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है 10⁻⁻⁻1। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। तो करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन। अगर हमारे पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो, n/10 HCl सोल्यूशन है, तो उसकी pH कितनी होगी, 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन इज। अब अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। अब जरा देखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये एक साल्ट है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट है। जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें HCl, ज़रा देखिएगा यहाँ पे NH4Cl, इसको हमने वाटर में ऐड किया तो क्या बनेगा, हमारे पास वीक बेस प्रोड्यूस होगा और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अब ये ज़रा देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो डिसोसिएट हो जाता है, जबकि वीक बेस जो है डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, अब क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक, इसके बरअक्स अगर एक ऐसा साल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, तो जब वो सॉल्यूशन में हम उस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अमोनियम आयंस की क्या हुई है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है और साथ में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, सो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द इंडिकेटर यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज। ठीक है, हमारे पास वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और टाइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, ऑप्शन हमारे पास हैं थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन एंड फ्लोरोसिन। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसके लिए हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी देख लें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिनोफ्थलीन, थाइमोल ब्लू और थाइमोल फिथैलीन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो फिर कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये आप टेबल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर इज। अब यहाँ पे देखें कि जो pH पूछी है हमें HCl सोल्यूशन की, तो HCl सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, 10⁻⁸ मोलर सोल्यूशन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है -8, 8, बिटवीन 6 एंड 7 एंड बिटवीन 7 एंड 8। अगर हम क्या करें, pH फाइंड करें। ठीक है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव आइंस, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, वो होगी 10⁻⁸ 10⁻⁸। अब इसका आंसर आता है 8। ठीक है, pH क्या बन रही है, 8। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 10⁻⁸, तो pH क्या होगी, 8। बट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। रीज़न क्या है, हमेशा एसिडिक सोल्यूशन की pH जो है वो क्या होगी, वो 7 से कम ही रहेगी। ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन 7। सो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो H पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, वो कहाँ से आएंगे, वाटर से आएंगे, ताकि pH जो है फिर क्या रहे, 7 से कम ही रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिटवीन 6 एंड 7। इसको सिंपल आपने इस तरह याद रखना है कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एसिड का है और एसिड की pH क्या होगी, 7 से लेस होगी। सो इसलिए आंसर क्या आ रहा है, बिटवीन 6 एंड 7।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड दैट इज़ नॉट अ लिवस एसिड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो लिवस एसिड नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है स्टेनिक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है, स्टेनिक क्लोराइड में जो स्टेनस है इसका डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड हैं, ठीक है, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि बेरियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में क्या है कि बेरियम ने अपने दोनों जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस कर दिए हैं, तो इसका अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और क्लोराइड ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो बेरियम क्लोराइड जो है ये लिवस एसिड नहीं है। तो यहाँ जरा देखिएगा, अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिवस एसिड, और जो डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिवस बेस। तो बेरियम क्लोराइड जो है ये लिवस एसिड नहीं है क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और दोनों आयंस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सोल्यूशन इज बेसिक। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इन चारों में से हमने बताना है कि किसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि वो साल्ट जो कि किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका सोल्यूशन बेसिक होगा। ठीक है, तो अमोनियम एसीटेट देख लें तो ये क्या है, इट इज़ अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम सल्फेट, इट इज़ अ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह सोडियम एसीटेट, इट इज़ अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सो करेक्ट आंसर क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड इज। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड जो है इसका हमने कॉन्जुगेट बेस बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजोइक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है HN3। ठीक है, HN3 जो है ये हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें ज़रा देखिएगा कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर। अब जब ये एज अ एसिड एक्ट करेगा तो H पॉजिटिव देगा और नतीजतन किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है, तो N3 नेगेटिव जो है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एजाइड आयन। ठीक है, एजाइड आयन। तो ये ज़रा देखें फॉर्मूला क्या था हाइड्रोजोइक एसिड का, HN3। जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस क्या है, N3 नेगेटिव विच इज कॉल्ड एजाइड आयन। सो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड कौन सा होता है जो कि 2 H पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताना है कि ट्रू रिलेशन क्या है बिटवीन फर्स्ट एसिड कांस्टेंट एंड सेकंड एसिड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड हैं, ठीक है, उनके फर्स्ट एसिड कांस्टेंट जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेस्ट एज आफ्टर लॉसिंग वन प्रोटॉन, कि जब एक प्रोटॉन वो क्या कर देगा, एसिड लॉस कर देगा। ठीक है, तो सेकंड जो प्रोटॉन है उसको लॉस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ऑलरेडी प्रोटॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और उसके ऊपर अब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब सेकंड प्रोटॉन को रिलीज़ करना पहले की निस्बत क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से हमेशा फर्स्ट एसिड कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड। इसी तरह सेकंड की ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू थर्ड। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, कि फर्स्ट एसिड कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज Y मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बता दी है और हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले उनके लिए इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है A2X3।
तो क्या होगा, ए के ऊपर क्या आएगा, ए के ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज, कितने आइंस होंगे, 2 होंगे, और एक्स के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, -2 आएगा चार्ज, और ये कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब यहाँ हम फर्ज करते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो कितने हो जाएंगे, 2s, और ये कितने हैं, 3 है, तो 3s हो जाएगा। अब जब हम के एस पी लिखते हैं तो के एस पी में दोनों की ही प्रोडक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2s, इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आ जाएगी 2, और 3s की पावर क्या आएगी, 3। ठीक है, तो क्योंकि कोफिशिएंट को पावर में लिखा जाता है ना, तो इसलिए हम ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है, 108s5। ठीक है, s5। तो यहाँ ज़रा देखिएगा हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, इसको सिंपली क्या करना है कि पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दें आप, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन लिखें, और जितनी आपने सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे निकाली है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सिंपल ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक आपने देख लेना है कि कितने आइंस बन रहे हैं टोटल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आइंस होंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी के ऊपर पावर होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 2 जो है केटाइन और 3 एनाइन, तो आंसर में पावर भी देखें तो y के ऊपर क्या है, 5 है। तो ये भी एक सिंपल ट्रिक है कि इस तरह आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द pH 0.1 molar solution, the following salts increases in the order। अब हमें बताया है कि जो साल्ट सॉल्यूशंस हैं वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसकी हमने पीएच बतानी है। ठीक है, पीएच बतानी है, हमारे पास डिफरेंट जो है साल्ट सॉल्यूशंस है। तो एक तो सिंपल ट्रिक याद रखें कि एसिड की जो पीएच है वो कम होगी, बेस की पीएच ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का तो उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और साथ में उसके अगर वीक बेस है, और इसके ऑपोजिट अगर साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस का है और वीक एसिड का है तो फिर उसकी पीएच फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास HCl, तो HCl तो एसिड है, तो इसकी पीएच तो सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड जो है, इट इज़ अ साल्ट ऑफ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, तो इसकी भी पीएच क्या होगी, वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कम होगी, एसिडिक सोल्यूशन होगा। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच फिर क्या होगी, अराउंड 7 होगी। ठीक, लास्ट पे देखें तो सोडियम साइनाइड है, तो सोडियम ये साल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो इसकी जो पीएच है वो 7 से ग्रेटर होगी। सो करेक्ट रिलेशन हमारे पास क्या आता है, HCl इसकी पीएच लेस है अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड की लेस है सोडियम क्लोराइड से, और सोडियम क्लोराइड की लेस है सोडियम साइनाइड से। तो इस तरह आप इस रिलेशन को याद करके आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड इज 4.9 10⁻⁻7। तो हमने परसेंटेज आयनाइजेशन बतानी है। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको सिंपल फॉर्म, अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, के ए स्क्वायर ओवर सी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें तो अब हमारे पास जो है के ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कंसनट्रेशन हम क्या लेंगे, 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 7 × 10⁻⁻4। अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, कंसनट्रेशन की जगह 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है के ए का अंडर रूट लें तो आंसर क्या आ रहा है, 7 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब जरिए हम इसमें हम क्या करेंगे, इट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.07%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द pKa ऑफ अ वीक एसिड, pKa कितना है जी, 4.8। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एसिड ओवर साल्ट, तो एसिड और साल्ट की हमने रेशियो फाइंड करनी है, इनकी कंसंट्रेशन की, और हमें गिवन क्या है, हमारे पास बफर की जो पीएच है वो कितनी है, 5.8। ठीक है, pKa भी गिवन है, पीएच भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे हैंडरसन इक्वेशन। अब ज़रा देखिएगा हैंडरसन इक्वेशन क्या है, इट इज़ pH किसके इक्वल होती है, pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड।
ठीक है, साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने से देखिएगा क्या होगा। पीएच कितनी थी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू थी 5.8 इज इक्वल टू पीके कितना था 4.8 और प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड एज इट इज़ रहेगा। 5.8 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, लॉग साल्ट ओवर एसिड। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग साल्ट ओवर एसिड है। अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी किसकी, साल्ट ओवर एसिड की, वो कितनी आएगी, वो आएगी 10। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, गौर करिएगा, साल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पास 10 आई है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था एसिड ओवर साल्ट। जब एसिड ओवर साल्ट की फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन, तो हमारे पास इन्वर्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे जब हम इन्वर्स लेंगे तो 1/10 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 0.1। सो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, बस इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मूला में साल्ट ओवर एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे एसिड ओवर साल्ट की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, रेशो, तो इस हिसाब से आंसर जो है वो 10 की बजाय क्या होगा, 0.1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच रेंज इफ मिथाइल रेड इंडिकेटर इज। ठीक है, पीएच रेंज बतानी है हमने मिथाइल रेड इंडिकेटर की। ठीक है, तो इसकी जो पीएच रेंज होती है वो होती है 4.2 to 6.3। ठीक है, इसमें ज़रा देखिएगा कि फिनोफ्थलीन जो है इसकी पीएच रेंज होती है 8.2 to 10, थाइमोल ब्लू की होती है 8 to 9.6, फिनोल रेड की होती है 6.8 to 8.4, इसी तरह मिथाइल रेड जो है इसकी होती है 4.2 to 6.3 और मिथाइल ऑरेंज जो है इसकी होती है 3.1 to 4.4। तो ये आपने पीएच रेंज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और इस पीएच रेंज में क्या होगा, इस पीएच रेंज में जो इंडिकेटर्स हैं वो कलर चेंजेस शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इफ़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज़ 1.96 10⁻⁻14 एट 35 डिग्री, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो ज़रा देखिएगा कि टेम्परेचर कितना है 35 और इस पर के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वो है 1.96 10⁻⁻14 और हमने वैल्यू बतानी है एट 10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ऑफ वाटर, इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अब हमने टेम्परेचर को 35 डिग्री से 10 डिग्री पर चेक करना है, 10 डिग्री पर कितना है आयनिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो आयनिक प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो जब वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो गिवन ऑप्शन में देखें कि कौन सी वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू 1.96। तो इसमें जो 10⁻⁻15 वाली वैल्यू है ये लेस है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू एसिड्स HA एंड HA2 आर गिवन। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है हमने दोनों एसिड्स की क्या है। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखिएगा कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के स्क्वायर रूट की रेशियो फाइंड कर लें तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रा फार्मूला देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कैसे की जाती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो हमारे पास ज़रा देखें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है फर्स्ट एसिड वो क्या है, 3.0 ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.8 10⁻⁻5। तो दोनों का अंडर रूट ले लें। ठीक है, अंडर रूट लेने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.08। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, 4:1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 0.005 मोलर एसिड सोल्यूशन एज 5 pH। ठीक है, हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 0.005 और इसकी pH कितनी है 5। तो हमने परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड करनी है, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक है,
तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि हम पीएच से क्या फाइंड करेंगे, पहले एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। वहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि इस एसिड की एक्चुअली कितनी कंसंट्रेशन थी आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा अल्फा किसके इक्वल होगा, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन गिवन इनिशियली, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास सॉल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी है, और एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, यानी डिसोसिएशन होने के बाद हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं। अब जितने एच पॉजिटिव आयन होंगे उसी हिसाब से पीएच होगी, तो पीएच से हमने क्या किया, हमने एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, ठीक है। वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। तो यहाँ ज़रा देखिएगा हम क्या लिखें, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.005। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 0.2%, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी आ रही है, 0.2%। सो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस अमंग द फॉलोइंग आयंस इज, ठीक है। गिवन ऑप्शन में हमने बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो कौन सा है। अब यहाँ ज़रा नोट कीजिएगा ये पॉइंट कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में से जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। अब जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, ठीक है। ये सारे जो ऑप्शन हैं ये क्या हैं, दे आर कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये जो बेसिस हैं इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और जो एसिड वीक है तो फिर उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो टर्शरी अल्कोहल क्योंकि ये क्या है, एक वीकेस्ट एसिड है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो गिवन ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स टू रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब एक्वस सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये जो चेंज है ये रिवर्स हो जाए, यानी वो सोल्यूशन बेसिक से एसिडिक बन जाए, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन देखें, बेकिंग पाउडर है, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। तो इन सब के सोल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम क्या करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें इस सोल्यूशन में, तो जो चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ऑप्शन है विनीगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो विनीगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, इट इज़ अ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेमन जूस में क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है, वो भी एसिडिक होती हैं, उनकी पीएच जो है वो अराउंड 2 और 3 होती है, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसका सोल्यूशन फिर उसमें क्या होगा, कार्बोनिक एसिड वगैरह। तो अब कौन सा सोल्यूशन जो है वो क्या करे, रेड लिटमस को ब्लू कर दे, तो इट मीन्स वो बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, इसका सोल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होती है और वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज। अब क्विक लाइम का फंक्शन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोडा लाइम, इंक्रीज द पीएच ऑफ सोडा लाइम, टेक पार्ट इन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम जो है ये क्या करता है, क्विक लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट। ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इन सब में जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, एक वीक एसिड है,
जबकि बाकी तीनों जो हैं फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, ये तो यहाँ देखिएगा, द नेचर ऑफ साल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एसिड और बेस। यानी साल्ट जो है वो उसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी या बेसिक होगी, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिसिपेटिंग एसिड और बेस पे। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक साल्ट। ठीक है, जबकि वीक एसिड जो है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक साल्ट। सो इसलिए करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टोमेटो जो है इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टोमेटो क्या है, इट इज़ एन एडिबल फ्रूट, और इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इट कॉन्टेन्स मॉडरेट अमाउंट, इसके अलावा कुछ अमाउंट में इसमें ऑक्सैलिक एसिड, विटामिन सी, पोटाशियम वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है, विनीगर में। सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और टारटारिक एसिड जो है ये ग्रेप्स और एप्पल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट आर्हीनियस एसिड्स इज फॉल्स। ठीक है, आर्हीनियस एसिड के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला ऑप्शन देखिए, देयर वाटर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस, aqueous acids. They are molecular compounds with ionizable hydrogen atoms. Their pure aqueous solutions are electrolytes. और लास्ट ऑप्शन है, they increase the concentration of hydroxide ions in aqueous solution. तो पहले तीनों ऑप्शन तो ट्रू हैं। ठीक है, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें एक्वस एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, आर्हीनियस एसिड है तो सॉल्यूशन उसका एक्वस एसिड कहलाएगा। और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, बिल्कुल ठीक बात है। आर्हीनियस क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन दे। ठीक है, तो इसलिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है, दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे एच पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट लक्स फ्लड एसिड। हमने लक्स फ्लड एसिड का बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, BF3 है, H पॉजिटिव है, और AlCH3 थ्राइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो लक्स फ्लड एसिड इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन ऑक्साइड दैट एक्ट्स एज एन एसिड। वो एसिड, वो ऑक्साइड जो कि एसिड के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, किस तरह, बाय एक्सेप्टिंग ऑक्साइड आयन। ठीक है, लक्स फ्लड जो कॉन्सेप्ट है इसके मुताबिक एसिड वो होगा जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनेट आयन में। तो ये लक्स फ्लड एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट। ठीक है, मोहर साल्ट क्या है, इट इज आल्सो नाउन एज अमोनियम आयरन सल्फेट। ठीक है, अब इसका ये क्या है, एक डबल साल्ट है। डबल साल्ट किसका है, आयरन सल्फेट का यानी फेरस सल्फेट का, और अमोनियम सल्फेट, और साथ में इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे। सो करेक्ट इसका जो फॉर्मूला है वो है बी ऑप्शन, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक है, और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर आयरन कंपाउंड्स। तो ये इसके दो यूजेस भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू विच इफेक्ट ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वेरी क्लोज pKa वैल्यू एंड दे सीम टू हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि किस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड उनकी pKa वैल्यू क्लोज होती है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो इसका आंसर है लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जरा देखिएगा, द लेवलिंग इफेक्ट इज अ फिनोमेना वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपेयर टू हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, डिस्पाइट देयर डिफरिंग स्ट्रेंथ इन द अदर सॉल्वेंट। बाकी सॉल्वेंट में उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उनकी, इक्वल होगी। अब दिस इज बिकॉज वाटर इज लेवलिंग सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक लेवलिंग सॉल्वेंट है, जिसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
ठीक है, और ये क्या करता है, ये आयंस को इफेक्टिवली स्टेबलाइज करता है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, तकरीबन इक्वल होती है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे HCl, HNO3, H2SO4 ऑल अपेयर टू हैव सिमिलर स्ट्रेंथ, इनकी पीके तकरीबन क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है, वेरी क्लोज। बट अगर हम बाकी सॉल्वेंट्स की बात करें तो उन सॉल्वेंट्स में जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी, वेरी करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच अमाइनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बफर एक्शन इन ब्लड। अब कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड में बफर एक्शन की वजह बनता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टिडीन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन हिस्टिडीन जो है, इट इज़ प्रेजेंट एज एन अमाइनो एसिड सो दैट इट कैन रिमूव एसिड, ये क्या करेगा, एसिड को रिमूव करेगा ताकि ब्लड की पीएच जो है मेंटेन रखी जा सके, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में बफर एक्शन जो है वो किस अमाइनो एसिड की वजह से होता है, तो हिस्टिडीन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सॉफ्ट बेस, ठीक है, सॉफ्ट बेस, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बताना है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड आइन, फ्लोराइड आइन है, साइनाइड आइन है और क्लोराइड आइन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्ट बेस जो है, सॉफ्ट बेस एक ऐसी स्पीशी है, ठीक है, दैट इज पोलराइजेबल, जो कि पोलराइजेबल हो और जिसका कोवलेंट करेक्टर जो है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कोवलेंट करेक्टर जिसमें हो। तो साइनाइड आइन जो है ये क्या है, साइनाइड आइन एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है। ये सॉफ्ट बेस क्यों है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से ये पोलराइजेबल है, और इसके अलावा हाई डिग्री ऑफ कोवलेंट करेक्टर भी साइनाइड में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो है इट टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, ये किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट फॉर्मेशन कर सकता है, विद सॉफ्ट एसिड लाइक सिल्वर एंड मर्क्यूरस आइन, ठीक है। तो एक ऐसा बेस कि जिसका क्या हो, जो कि पोलराइजेबल हो, जो को अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो ये एक हार्ड बेस है, ठीक है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक करेक्टर, ठीक है। जिसमें कोवलेंट करेक्टर हो तो वो सॉफ्ट होगा बेस, और जिसमें आयनिक करेक्टर हो तो वो हार्ड बेस कहलाएगा। इसी तरह फ्लोराइड आयन है, ये भी हार्ड बेस है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, ठीक है। उसके बाद देखें क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन जो है ये बॉर्डर लाइन बेस है, ठीक है, एग्जिबिटिंग सम सॉफ्ट करेक्टर बट आल्सो हैव सिग्निफिकेंट आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बॉर्डर लाइन केस है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि कौन सा सॉफ्ट बेस होगा, तो गिवन ऑप्शन में साइनाइड आयन इज इट कंसीडर एज सॉफ्ट बेस। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड बेस केमिस्ट्री। अब यहाँ जरा देखिएगा, लार्जर द के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्मॉलर पी के ए कॉरिस्पॉन्ड टू लार्ज के ए, स्मॉलर द पी के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड लार्जर द के ए वीकर द एसिड। तो हमने इनकरेक्ट बताना है, तो आपने याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पी के ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और के ए और पी के ए का भी इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर क्या हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लार्जर हो तो इसका मतलब है एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन ऑप्शन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, कि लार्जर द के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड होता है, वीकर द एसिड नहीं होगा, तो इसलिए डी जो है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब गिवन ऑप्शन में हमने बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि एसिड जो कि क्या करे, एच पॉजिटिव देगा, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन वो दे के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे, या कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब गिवन ऑप्शन हमारे पास है 2 फ्लोरोप्रोपानोइक एसिड है, 3 फ्लोरो 2 ब्रोमोप्रोपानोइक एसिड है और 3 ब्रोमोप्रोपानोइक एसिड। तो हमारे पास जो प्रोपानोइक एसिड में एटम्स अटैच हैं वो ब्रोमीन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है,
या इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज होने की वजह बन सकता है। और हम कंपेयर करें 2 फ्लोरो और 3 फ्लोरो में, तो 2 फ्लोरो प्रोपानोइक एसिड में फ्लोरीन एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कार्बोक्सिल ग्रुप के ज़्यादा क्लोज है। वो क्या करेगा, विच इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की वजह बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना क्लोज होगा टू द ग्रुप के जहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द लक्स फ्लड जीनॉन फ्लोराइड XeF6 जो है ये बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन एसिड, या बेस के तौर पे एक्ट करता है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो लक्स फ्लड मॉडल में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एसिड क्या होगा जो कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सके, और बेस क्या होगा जो कि ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सके। तो यहाँ पे जो XeF4 जीनोन हेक्साफ्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग लक्स फ्लड एसिड है, ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इट रिएक्ट विद ऑक्साइड आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन बफर सिस्टम यूज्ड इन द ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन ब्लड पीएच। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पीएच है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन सा बफर सिस्टम एक्ट करता है। ठीक है, तो ये है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो ये आपने याद रखना है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बाइकार्बोनेट जो है बफर सिस्टम ये एक्ट करता है एज बफर सिस्टम टू मेंटेन द पीएच इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे ज़रा देखें, द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और इसकी जो पीएच होती है नैरो रेंज होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, और ये सिस्टम जो है ये इफ़ेक्टिव है क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है ये H पॉजिटिव डोनेट करता है बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बाइकार्बोनेट आयन जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरह पीएच जो है मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हार्ड एसिड। अब हमने हार्ड एसिड बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हार्ड एसिड क्या होगा कि जिसका साइज स्मॉल हो, ठीक है, जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज हो, जो नॉन पोलराइजेबल हो, वो हार्ड एसिड कहलाएगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर क्या हो, साइज लार्ज हो, ठीक है, लेस पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे हम फिर क्या कहेंगे, सॉफ्ट एसिड कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कॉपर आयन जो हैं, इट कंसीडर एज अ हार्ड बेस बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल आयन, हैज़ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब हार्ड एसिड क्या करता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है विद हार्ड बेसिस। ठीक है, तो कॉपर जो है ये जो हार्ड बेसिस के साथ मिलके क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड्स। बाकी ज़रा देखें, सिल्वर आयन, मरकरी और लेड। अब सिल्वर जो है ये सॉफ्ट एसिड है क्योंकि इसका साइज़ लार्ज होता है और चार्ज डेंसिटी कम है। मरकरी जो है, मरकरी आयन, इसको भी हम सॉफ्ट एसिड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है और ये पोलराइजेबल है। ठीक है, और लेड आयन जो है इट इज़ अ बॉर्डर लाइन केस। तो गिवन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन जो है वो है कॉपर आयन। तो इसको सिंपल आपने याद रख लेना है कि जिसका साइज स्मॉल हो, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, वो हार्ड एसिड होगा, और इसके ऑपोजिट जिसका साइज क्या हो, लार्ज हो और चार्ज डेंसिटी लो हो, वो सॉफ्ट एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट ज़रा देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी के एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़। प्राइमरी एम क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी एम है वो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जितनी भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना, ये प्राइमरी एम है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज़। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जितनी भी एजुकेशन, इट इज़ अ सेल्फ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस। ठीक है, कौन सा मेथड जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बनाता है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। साइंस में हम क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते हैं,
तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी अ साइंस। नेक्स्ट जरा देखें, द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या इंक्लूड है? ठीक है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? स्पेशल आइटम्स कंसर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग। सेकंड है वाइड रेंजिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, तो साइकोलॉजी ह्यूमन मोटिवेशन और लर्निंग दोनों से रिलेट करता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या था? स्पेशल आइटम्स कंसर्निंग प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर। तो साइकोलॉजी रिलेट्स टू द बिहेवियर, इमोशन, ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। प्राइमरी कंसर्न क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का? द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस? नो, प्राइमरी नहीं है ये कंसर्न। द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंसाइट इनटू द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द टीचिंग आर्ट, या द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। तो जो प्राइमरी कंसर्न है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का वो ये है कि ऐसे टीचिंग प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है, डिस्कवर किया जाए जो कि इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम इफेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट जरा देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? टू डिस्कवर टेक्निक्स बाय मींस ऑफ विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी अटेन्ड। तो ये तो ट्रू है, ये तो फंक्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज स्ट्रीव। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन डिफाइन करना नहीं है। गोल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिटरमन होते हैं, उन गोल्स को बेस्ट वे में कैसे अचीव किया जा सकता है, ठीक है, इसके रिलेटेड डिस्कवरीज करना या टेक्निक्स लेके आना, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन है। ठीक है, सो बी ऑप्शन जो है ये क्या है? ये नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सी ऑप्शन देखें, टू प्रोमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी ठीक है। टू प्रोमोट अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्नर्स दोनों के लिए जो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज। टीचर का प्राइमरी टास्क क्या है? तो टीचर का प्राइमरी टास्क है टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, कैसे उनको स्टिमुलेट किया जा सकता है, कैसे उन्हें गाइड किया जाए ताकि वो क्या करें, लर्निंग को इम्प्रूव करें, ये टीचर का प्राइमरी टास्क है। ठीक है, इसके अलावा टू टीच द प्रीस्क्राइब्ड करिकुलम, जस्ट करिकुलम को टीच कर देना ये इसका प्राइमरी टास्क नहीं है। ठीक है, इसी तरह टू प्रोमोट हैबिट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी टू अडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो ये भी प्राइमरी टास्क में नहीं आएगा। इसी तरह टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल एड व्हेन एवर इंडिकेटेड, तो प्राइमरी टास्क जो है वो क्या है? वो है स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, गाइड स्टूडेंट लर्निंग एंड कैसे स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट किया जाए, तो ये क्या होगा? ये टीचर का प्राइमरी रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग टीचर। एक बिगनर जो टीचर है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है फॉर सक्सेस? तो इसके लिए ज़रूरी है इस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास। ठीक है, कि वो क्लास को, स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी से, ठीक है, अपनी एबिलिटी से कैसे उनको लर्निंग उनकी इम्प्रूव कर सकता है, कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकता है। तो एक बिगनर टीचर के लिए सक्सेस की ये बड़ी रीज़न हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो क्या होती है? आफ्टर ईच लेसन, ठीक है, या हर सेशन के एंड पे जो असेसमेंट होती है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और एट द एंड ऑफ होल जो कोर्स है उसके एंड पे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप ऑरल क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो MCQ जो है इट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाइगेट्स डेवलपमेंट सीक्वेंसेस। तो हमने सीक्वेंस बताना है कौन सा जो है ट्रू ऑर्डर है। तो सबसे पहले आता है
सेंसरी मोटर, ठीक है, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल। और तो यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहला जो है, ठीक है, सेंसरी मोटर, तो ये बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, ठीक है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, तो ये 2 से लेकर 7 साल तक, 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, ठीक है, मेंटल इमेजेस और लैंग्वेज के थ्रू वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है, ये जो है ये 7 साल से लेकर 12 साल तक है, ठीक है। अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज, ठीक है। और लास्ट पे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये 12 ईयर से ऑनवर्ड है। इसमें होती है अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है लर्निंग होती है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट पे क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो डी ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। तो ये टेस्ट जो था ये हमारा था टेस्ट नंबर 11। इसमें हमने आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड और बेस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ठीक है, और साथ में पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।